तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था, क्या प्रॉपर्टीज वो होती हैं। प्लस हम लोगों ने उसके दो टाइप्स के बारे में बात किया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन दो के बारे में बात करके हम लोगों ने उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो लास्ट ईयर में आए हैं या फिर कॉम्पिटिशन में आए हैं। हर एक क्वेश्चन देखो अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अब आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो तो बेसिकली क्या होगा, एग्जैक्ट सेम जो पिछले साल का है वो तो उठ के आएगा नहीं, है ना। वरना उस कंपटीशन का जो वैल्यू है वही खत्म हो जाएगा अगर आप लास्ट ईयर से एज इट इज उठा के ले लोगे। लेकिन हमें बेनिफिट कहाँ होता है, जब हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हमको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने सेम इस वीडियो में किया है। यहाँ आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। उसके बाद जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे बचेंगे, या ये आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब इस पर आने से पहले, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर बात करने से पहले मुझे आप एक आइडिया देंगे कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अब देखो, उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं तुमको कोई हल्का सा फ्रीज, मतलब जहां पर वाटर जो है वो फ्रीज हो चुका है, जहां पहला लेयर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा वाटर अगर मैं आपको ला कर दूं और मैं आपसे कंडीशन पूछती हूँ कि अब बताओ कि ये जो वाटर है ये फ्रीज हुआ है या फिर ये जो आइस है ये मेल्ट हो रही है, तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आएगा कि इनमें से कौन सा स्टेट आ गया। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, अब वापस से हम बात करते हैं अपनी सेम वही कंडीशन के बारे में कि जहां हम लोगों ने वही तीन अपने ग्राफ बनाए थे। ठीक है, ग्राफ नहीं, सॉरी, तीन हम लोगों ने इस तरीके से वीकर बनाए थे। पहला वीकर में हमने क्या किया था, इस कंटेनर में या वीकर में हमने लिया था वॉलेटाइल सॉल्वेंट, इसको हमने ये कर दिया कवर। प्लस फिर हमने एक लिया था यहाँ से बी कंटेनर, और इस बी कंटेनर में हमने लिया था नॉन वॉलेटाइल। इस नॉन वॉलेटाइल को हमने पहचान दी थी कि हमने उसमें एरो नहीं बनाए थे, मतलब ये कोई वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा। उसके बाद हमने क्या किया था, इन दोनों को मिला के हमने बनाया था यहाँ पर एक सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में जाहिर सी बात है दोनों को मिलाया है तो कुछ ऊपर की लेयर जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड की होंगी, कुछ नॉन नॉन वॉलेटाइल की। ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए, इसको हमने दिया था बी, और ये बोला था हमने सोल्यूशन। लास्ट में ही हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग क्या करेंगे, कभी भी बी के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है तो उसको हम एज इट इज हटा देंगे। अब बात करें इनके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो जैसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने किया था ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। अब क्योंकि प्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम नाम देंगे टी नॉट एफ और इसको हम नाम देंगे टी एफ। अब मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ कि इन दोनों में से किसको फ्रीज करने में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। अब ऑब्वियस है, देखो यहाँ पे जो वे ए वाला है उसके सारे वेपर प्रेशर ऊपर लगने की वजह से, मतलब वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ एक्सर्ट कर रहे हैं वॉलेटाइल लिक्विड होने की वजह से, जो पहला लेयर है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, फ्रीज करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो आपको सारे नीचे लाने पड़ेंगे। तो ए वाले में टाइम लगेगा या सोल्यूशन वाले में सारे नीचे बिठाने में टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स ए में लगेगा क्योंकि सारे ही पार्टिकल ऊपर भाग रहे हैं। तो इसका मतलब जो टी नॉट एफ है हमारा, जो प्योरिटी वाला फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो आपका ज्यादा हो जाएगा। तो जो डिप्रेशन आया, मतलब जो कमी आ गई फ्रीजिंग पॉइंट में, उसको हम कहते हैं डेल्टा टी एफ, विच इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम एक ग्राफ की बात करें, सपोज मैं इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ, एक मिनट इस साइड बना लेती हूँ कहीं ऐसा ना हो आपको दिखे नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ये ग्राफ प्लॉट किया, ये हमने यहाँ पर लिया है वेपर प्रेशर। ठीक है, और इस जगह हम ले रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर। अब अभी हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी लिक्विड जब फ्रीज होना स्टार्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से करेगा, लिक्विड स्टेट में आते आते सडन एक पीक आएगा और पीक पे आते ही वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो ये हमारा लिक्विड स्टेट हो गया, ये हमारा सॉलिड स्टेट हो गया। अब हमने क्या नोटिस किया कि ये तो था हमारा सॉल्वेंट के केस में, लेकिन सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है कि यहाँ पर आकर, मतलब कमी आ गई इसमें, अभी इतनी देर तक लिक्विड बना रहा उसके बाद सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन का ग्राफ। तो अब जब हम यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरीके से, तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमारी हो जाएगी यहाँ से टी नॉट एफ टी, और ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी टी एफ टी। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम वापस बात करते हैं, जैसे हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में बात किया था कि आपका ये जो डेल्टा टीएफ है ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ से मोलालिटी के। ठीक है, अब यहाँ से आप जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आप यहाँ से क्या लगाएंगे, के एफ इंटू मोलालिटी, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब जैसे हमने केबी की बात की थी, केबी वहां पर नाम क्या था केबी का क्योंकि आप वन मोलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिप्रेशन हो रहा है, तो हम इसका नाम क्या देंगे, के एफ इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां हमने उसको दूसरा नाम दिया था क्या, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ इसका नाम होता है ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी यूनिट आपकी हो जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसका अगर हम क्लास 12 बेस पे देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि व्हाट इज के एफ, व्हाट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट के बारे में आपसे जरूर जरूर पूछेगा, 100% आएगा 1 मार्क में आपका एक डेफिनेशन। अब इजीएस्ट वे क्या है, आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ है, जो टेम्परेचर है वो उसमें लोअरिंग आई है, डिप्रेशन हुआ है, तो बस यहीं से आप बनाओगे कि वन मोलर सोल्यूशन को फ्रीज करने में जो टेम्परेचर में लोअरिंग हुई, कमी आई, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इतना इजी है, कुछ भी आपको नहीं करना, सीधे सीधे एक लाइन लिखोगे 1 मार्क आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट में हमें क्या क्या गिवन है ये जरा लिख लें हम। हमसे कह रहा है वो इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में बात हो रही है, जिसका मोलर मास है 62 ग्राम पर मोल में। उसके बाद देखो, इट इज अ कॉमन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज, एंटीफ्रीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आप क्या सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे, टीएफ। ठीक है, यही बात की थी हम लोगों ने। सोल्यूशन कंटेनिंग 12.4 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, स्मॉल डब्ल्यू में लिख सकती हूँ उसे, 12.4 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैपिटल डब्ल्यू हमको कितना दे दिया उसने, 100 ग्राम। इसका मोलर मास उसने ऑलरेडी हमें 62 दे ही दिया, और इसके मोलर मास की हमें जरूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला कि के एफ इंटू होता है मोलालिटी। मोलालिटी को आप जब आप ओपन करते हैं तो मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इफ इट इज इन ग्राम वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1000। ठीक है, यहाँ से हमको के एफ का वैल्यू पता है कितना है, 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू आपका 12.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास आपको दे दिया है उसने 62 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डब्ल्यू आपका हो गया यहाँ से 100। तो यहाँ से जो वैल्यू आप निकालेंगे वो डेल्टा टीएफ की आएगी। इस चीज का खास ध्यान रखना, क्योंकि जब हम बोर्ड में कॉपी चेक करने जाते हैं तो बच्चे अक्सर यही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वहां पर डेल्टा टीएफ तक छोड़ देते हैं, उसके बाद टीएफ तक नहीं पहुंचते। कि मांगा हमसे क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं मांगा है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं मांगा है, क्या मांगा है उसने हमसे कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो यहां से अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, अब यहां से डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ये है आपकी 3.72 केल्विन। ठीक है, ये कैलकुलेट होकर आएगी। अब यहाँ पर आ जाओ, आपको यहाँ से टी एफ निकालना है, तो टी एफ इज इक्वल टू आप यहाँ से कर दोगे टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ तो आपको पता है, पर टी एफ नॉट पता है कि। अब देखो वापस क्वेश्चन पे आओ, जो क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है वो इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो किसमें डिजोल्व है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो वाटर का आपको फ्रीजिंग पॉइंट तो पता होगा ना, प्योरिटी का एक का तो आपको पता है। तो वाटर कितने पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसे केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 केल्विन, बस यहीं से आपका काम हो गया कि आप 273 में से 3.72 केल्विन सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर आपका 269 पॉइंट समथिंग कुछ केल्विन में आंसर आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करके दे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर क्वेश्चन अपना अलग टाइप का है, एक सा कोई नहीं है, तो लास्ट तक आप उसे करते रहो। और अगर आप इस वीडियो को यूजफुल फाइंड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यस हमारी कोई प्रैक्टिस हो रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइबर्स आर इम्पोर्टेंट, और लाइक करना भी नहीं। चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, क्या क्या हमको गिवन है क्वेश्चन में से देख लेते हैं। मेंथॉल इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद पेपरमिंट टेस्ट। ठीक है, पहली लाइन कुछ काम की नहीं थी, लेकिन ठीक है कुछ इन्फो हमको मिल गया। अ 6.2% सोल्यूशन ऑफ मेंथॉल, 6.2%। देखो मोलारिटी में बड़े रेस के क्वेश्चन करे थे परसेंटेज वाले, कि जब भी परसेंटेज पे बात करें तो ये तो हो जाएगा हमारा 6.2 ग्राम, और बचा हुआ ये क्या हो जाएगा हमारा 93.8 ग्राम, 100 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद
कहाँ गया? उसके बाद वो कह रहा है 6.2% सोल्यूशन ऑफ मेंथॉल इन साइक्लोहेक्सेन फ्रीजेस एट 1.95। देखो यहाँ पर माइनस थोड़ा मिसिंग है, ये रह गया लगाने से। चलो, ये जो इतने परसेंट का सोल्यूशन है वो इतने पर फ्रीज होता है, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है ना, तो मतलब टीएफ हमको कितना दे रखा है, माइनस का 1.95 डिग्री सेल्सियस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लोअर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको आप ठीक ठीक जो डिग्री सेल्सियस है उसको सीधे सीधे केल्विन में मान सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा सीधे माइनस का 1.95 केल्विन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाए, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ मेंथॉल, एम हमसे मांगा जा रहा है। द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन आर। सिर्फ साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात हो रही है, मतलब प्योरिटी आ गई। तो टी नॉट एफ उसने हमें दे रखा है और डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब के एफ हमको दे रखा है। तो ये कितना दे दिया, 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसको आप डायरेक्टली लिख लेंगे 6.5 केल्विन। और के एफ इसने हमको क्या दे दिया है, 20.2 केल्विन मोलालिटी इनवर्स। अब आ जाओ यहाँ पर अपने फॉर्मूले पर। क्या फॉर्मूला है आपका, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, तो डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और ये क्योंकि ग्राम में है तो ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई। अब हमको निकालना मोलर मास है, पर हमें डेल्टा टी एफ तो पता हो, तो पहले डेल्टा टी एफ निकाल लें। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ आपका कितना था, 6.5 केल्विन, माइनस माइनस का 1.95 केल्विन। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8.45 केल्विन हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, अब यही वैल्यू उठा के बस आप यहाँ लगा दोगे कि 8.45 केल्विन इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 20.2। एक मिनट, ये तो गिवन है ना, सीधे लगा ही देते हैं। ये हमको दे दिया यहाँ से 20.2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना दे रखा है, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है, और कैपिटल डब्ल्यू 93.8। बस यहाँ से उठा के आप एम निकाल लेंगे, वो आपका ग्राम पर मोल में आ जाएगा आंसर। ठीक है, मेरी तरह मत छोड़ाना, वहां पर डैश डैश करके डैश डैश ही नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्या गिवन है ये देख लें पहले। 0.1539 मोलल एक्वस सोल्यूशन, मोलालिटी दे दी देखो उसने। ठीक है, क्वेश्चन में उसने हमको दिया है मोलालिटी जो है हमारा 0.1539। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का मोलर मास उसने आपको दे दिया, बहुत अच्छा किया। नहीं दिया होता तो खुद निकालते, C12H22O11 से। ठीक है, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। मतलब इतने मोलर एक्वा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये आ रहा है, सोल्यूशन का। तो आप यहाँ पे क्या सिंबल यूज करोगे, टीएफ। तो टीएफ उसने आपको दे दिया है यहाँ से 271 केल्विन। वाइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो टी नॉट एफ आपको कितना दे रखा है, 273.15 केल्विन। What will be the freezing point of aqueous solution containing 5 gram of glucose molar mass this per 100 gram of water? एकदम चेंज कर दिया उसने कंडीशन। अब उसने क्या करा कि आपने दिया, उसने आपको सब कुछ सुक्रोज के बारे में था। फर्स्ट केस ये हो गया हमारा। और जो सेकंड केस है हमारा, वो हमसे क्या बोल रहा है कि जो डब्ल्यू होगा वो होगा हमारा 5 ग्राम, जिसका मोलर मास होगा 180 ग्राम पर मोल, और जिसका सॉल्वेंट का मास है कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम ऑफ वाटर। उसके बारे में हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टीएफ। ठीक है, क्या सोचते हो आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। अब देखो, अगर वो पहले केस के बारे में बोल रहा है तो पहले केस पे ध्यान दो कि क्या चीज मिसिंग है वहां पर। तो वहां आपका क्या मिसिंग दिख रहा है, हमको के एफ दिख रहा है मिसिंग। ठीक है, क्योंकि अगर हम लगाएं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, तो बस के एफ ही नहीं है, तो हम क्या करें, पहले फर्स्ट केस पर ही आ जाते हैं और के एफ वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गए हम लोग यहाँ से फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो पहले यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल लें। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट आपको कितना दे रखा है, 273.15 माइनस 271 से ये कितना आ जाएगा आपका, 2.15 केल्विन। बस यही आपने उठा के यहाँ वैल्यू लगाई। 2.15 इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी उसने आपको सीधे सीधे दे रखी है 0.1539। अब आप क्या करोगे, बस के एफ को निकालोगे यहाँ से, तो 2.15 अपॉन 0.1539, ये आपका यहाँ से के एफ आ गया। अब आ जाओ अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो सेकंड वाले केस के लिए उसने हमको मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है और टीएफ मांग रहा है। तो पहले हम डेल्टा टीएफ निकाल लें क्योंकि फॉर्मूले में तो सीधे आता नहीं है। ठीक है, तो बस वहां कैलकुलेट करना है तो आधा काम हो जाएगा। चलो, यहाँ से हम आ गए अपने सेकंड केस पर। सेकंड केस में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर मोलालिटी सीधे वही वाली नहीं लगा सकते 0.1539 क्योंकि उसने अब की बार अलग वैल्यूज दी हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। आपके मन में आ रहा होगा क्या मैम के एफ सेम रहेगा? यस, के एफ सेम रहेगा क्योंकि सोल्यूशन वही है, बस उसने क्या करा है मोलालिटी यानी कि इस बार दूसरे सोल्यूशन के लिए मांगा है, उसने वही सेम केस को लाते हुए। तो अब बस यहाँ से आ जाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ कितना हो गया 2.15 अपॉन 0.1539 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू आपका कितना है यहाँ से 5 ग्राम, मोलर मास उसने दे दिया 180, 100 ग्राम उसने आपको दे दिया सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ से आप डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब जो डेल्टा टी एफ निकालोगे वही सेम फॉर्मूले में आप पुट करके यहाँ से टी एफ कैलकुलेट करके लाएंगे। ठीक है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट आपका सेम रहेगा 273.15 माइनस 3.88 आई थिंक इसका कुछ आंसर आएगा, वो आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 269 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से डन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज जरूर करना कमेंट बॉक्स में, तो मैं वही की वही आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर सॉल्व कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। चलो भाई थोड़ा सा डिस्कशन कर लें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। हम्म, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम लोग थोड़ा आ जाए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, हम लोगों ने एक बात पढ़ा है, ऑस्मोसिस हम लोग वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हम किसी एक रेजिन को यानी कि किशमिश को जब हम वाटर में डालते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जो किशमिश है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी एक रेजिन को यानी कि किशमिश को जब हम वाटर में डालते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि नेक्स्ट डे जाकर वो रेजिन जो है वो फूल जाती है। ठीक है, स्वेलन हो जाती है। उसके बाद जब आप उसे एज इट इज वाटर में छोड़ देते हो तो आप नोटिस करते हो कि सेकेंड डे भी वो ऐसी थी, वो थर्ड डे भी वैसी थी। वो बात अलग है, वो सड़ जाएगी, उसमें से बदबू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज नहीं होगा, वो फूल ही रहेगी वो। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या बोला कि पहले ऑस्मोसिस पे आ जाए, वो क्या था? तो ऑस्मोसिस था आपका मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेशन या प्योर टू इम्प्योर भी बोल सकते हो इसको। तो डाइल्यूट से लेकर आपको जो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो सॉल्वेंट मूव किया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या एसपीएम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऑस्मोसिस में एसपीएम नहीं बोला तो वो डिफ्यूजन हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, नाम क्या बोल रही है आपकी? सेमी मतलब कुछ आधा और परमिएबल मतलब परमिट। तो जो कुछ पार्टिकल्स को वो परमिट कर रही है अंदर जाने से, कुछ को नहीं कर रही है, उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर आपकी स्किन की मैं बात करूं तो स्किन में आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं। ठीक है, वो पसीना तो बाहर अलाउ कर रहे हैं आने को, लेकिन वो ब्लड को, फैट को, अदर मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ नहीं कर रहा बाहर जाने को, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है। डायलिसिस आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, डायलिसिस भी यही होता है कि आपका फिल्टर किया जाता है ब्लड को इसी प्रोसेस के थ्रू। तो कुछ तो यहाँ पर क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल होती हैं और कुछ आपका मैन मेड होती हैं जो बनाई जाती हैं। अब आ जाओ ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अब जो रेजिन के अंदर जो वाटर ने जाना स्टार्ट किया था और जब उसके अंदर जो कंसंट्रेशन था वो इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब जितना वाटर उतना उसके अंदर कंसंट्रेशन इक्वल हो गया। अब ऐसे में क्या होगा कि रेजिन की जो वॉल्स हैं वो अब उस पर प्रेशर लगाने लगेंगी कि बस इतना स्पेस था, इतना हम फूल चुके हैं, इतना जगह यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गई है, इसके बाद अब नहीं आना है अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन को। तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। So the minimum pressure which is applied by the substance to prevent the osmosis is called osmotic pressure. अब ये osmotic pressure externally भी हो सकता है कि हम लोग किसी पिस्टन के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू हम अप्लाई करें, और ये सब्सटेंस खुद से भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब ये जो osmotic pressure है इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने क्लास 11th के अकॉर्डिंग चलते हैं कि पहले हम लोगों ने बात किया था कि बॉयल वॉन्ट के अकॉर्डिंग जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के एट सेम टेम्परेचर। ठीक है,
कांस्टेंट टेम्परेचर पर। उसके बाद यहीं से अगर हम आ जाए गेल यूज फैक्ट के अकॉर्डिंग, मैं लिख नहीं रही, ठीक है, थोड़ा सा मेरे हाथ में सोचने का भी ट्राई करते हैं लिखने का। तो ये पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका किसके, टेम्परेचर के। ठीक, अब यहीं पर अगर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों कंडीशन को हम लोग आते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी इंटू टी के। अब जब आप ये जो कांस्टेंट वाला सिंबल है इसको हटाओगे, तो पाई आपका किसके हो जाएगा, आर इंटू सी टी, ये आपका हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर सी क्या है, हमारा कंसंट्रेशन, जिसको बेसिकली हम लोग मोलारिटी लेकर चलते हैं इस कंसंट्रेशन में। तो अब मोलारिटी है तो पाई का फॉर्मूला हम चेंज भी कर सकते हैं। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई बाय आर और टी। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका थर्ड। ठीक है, इसी को अगर आपको मोल्स ना दे रखे हो तो डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी आर टी, एक ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ आर आपका हो जाएगा लिक्विड कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू सेम आपकी गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है। ठीक है, वो अभी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो आप देखते जाओगे। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अब देखो, जब भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेगा ना, तो मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि वो आपको प्रोटीन, डीएनए, फैट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का मोलर मास आपसे कैलकुलेट कराएगा। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया उसमें मैक्सिमम टाइम बोर्ड में स्पेशली इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी इस साल अपीयर करने वाले हैं। चलो, हमको क्या दिया है, डब्ल्यू हमको हो गया यहाँ से 100 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम बोला तो उसे कन्वर्ट कर ले इंच इन ग्राम में, तो 1000 का डिवाइड लगाएंगे तो 0.1 ग्राम was dissolved in just enough amount of water to make 10 ml of the solution। तो वॉल्यूम हमको दे दिया यहाँ से 10 ml। उसके बाद इफ द सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की बात हो रही है, क्या दे रखा है हमको 13.3 mmHg एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं की यहीं से 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लो 273 की ऐड करके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 298 केल्विन। उसके बाद व्हाट इज द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, स्मॉल एम हमसे मांग रहा है, और आर हमको दे दिया 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आज थोड़ा सा गंदा राइटिंग इग्नोर करना, वैसे तो हर दिन एक सा आता है, लेकिन आज हाथ में थोड़ा पेन है तो नहीं हो पा रहा है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट नहीं, इसी क्वेश्चन पर करने दो। तो पाई का हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी आर टी। ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 0.1 ग्राम। मोलर मास हमसे मांग ही रहा है, ठीक है, मोलर मास को हम यही उठा के ले जाएंगे पाई की जगह, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमें किसमें एमएल में दे रखा है, तो ऊपर हम करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, है ना, ऊपर। और ये कितना हो गया हमारा 0.0821, देखो इसकी यूनिट जो थी वो लीटर में थी। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे यही क्या करा, कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम को लीटर में। और टेम्परेचर हमारा था 298 केल्विन इज इक्वल टू, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है हमारा 13.3। अब देखो यहाँ आ जाओ, जो ये है 13.3, ये है हमारा एमएमएचजी में, और जो आर है उसकी यूनिट क्या है एटीएम में। दो डिफरेंट यूनिट्स आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एमएमएचजी को एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 760 का लगाएंगे डिवाइड, और यहीं से बस आप मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बस छोटा सा इतनी सी गलती होती है बच्चों से कि वो पाई की और इसकी यूनिट मैच नहीं कर पाते, और इसी का नंबर कट जाता है। ये आपका कंपटीशन में भी इस तरीके से देगा, कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, क्या गिवन है, क्या मांग रहा है हमसे, लिख लेते हैं। ठीक है, फाइंड हमसे करा रहा है व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई हमसे मांग रहा है, वुड 1.25 मोलर, मतलब अब यहाँ पर मोलालिटी दे दी, थोड़ा सा इसने क्वेश्चन अलग कर दिया, जरूरत थी मोलालिटी की, दे दिया है मोलालिटी। ठीक है, सुक्रोज सोल्यूशन एग्जिबिट एट 25 डिग्री सेल्सियस, बस यहाँ पर हमने किया 273 ऐड, केल्विन हो गया हमारा 298 केल्विन। द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.34 ग्राम पर ml। क्या बोला इसने, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब यहीं से आ जाओ। सबसे पहले ना यहाँ आओ कि मुझे मोलालिटी बताओ कि मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है। ये मत बोलना हम भूल गए, बिल्कुल याद होना चाहिए, 11th में भी करके आए हैं। ठीक है, मोलालिटी हमारा क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी हमें गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। राइट, अब देखो यहीं पर आ जाए हम कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैं इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकती हूँ कि ये जो 1.25 मोल्स रहे होंगे,
ये हमारे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ किसमें डिजोल्व रहे होंगे, वाटर में डिजोल्व किया है ना उसने, तो ये हमारा इस तरीके का रहा होगा कुछ। अब यहीं पर आ जाओ, मोल्स का फॉर्मूला बताओ मुझे। मोल्स का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, सॉल्यूट का मास निकाल ले जरा। ये मोल्स हमने किसके लिए, सॉल्यूट के ना, तो कितना है यहाँ पर हमारे मोल्स, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं थोड़ा, इजीली आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। हम्म, तो सोल्यूट के मोल्स है हमारे यहाँ से 1.25 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट हम लोग निकालने जा रहे हैं अपॉन मोलर मास सोल्यूट का दिया है क्या हमको। मोलर मास पर अगर हम आ जाएं, हम्म, हमको ये बोला ना सुक्रोज का सोल्यूशन है, तो सुक्रोज के लिए तो हम खुद ही निकाल लेंगे 342, ठीक है। तो अब बस यहीं पर आ जाओ, मास आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1.25 मल्टीप्लाई बाय 342, तो ये आपका आएगा 427.5 ग्राम। अब ये किसका निकला, आपका सोल्यूट का। सॉल्वेंट का आपको यहाँ से पता चल गया था 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो बस आप क्या करो, सोल्यूशन का मास निकाल लो। तो सोल्यूशन का मास इज इक्वल टू सोल्यूट का मास 427.5 प्लस सॉल्वेंट का मास 1000, तो ये आपका आ जाएगा 1427.5 ग्राम। अब आप सोचोगे इतना सोल्यूशन के मास तक हम पहुंच क्यों रहे हैं, इतना करने की जरूरत क्या है। क्योंकि बेटा हमको क्वेश्चन में चाहिए वॉल्यूम मोलारिटी के लिए, ठीक है। वॉल्यूम इसने हमको दिया नहीं है, तो क्या हुआ, डेंसिटी तो दी है, तो डेंसिटी से निकाल लेंगे हम। लेकिन डेंसिटी उसने हमें सोल्यूशन की दी है ना, तो बस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको सोल्यूशन का ही मास चाहिए था, तो बस उतना कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। चलो, अब यहाँ से आते हैं हम लोग, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्या फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से डेंसिटी उसने आपको दी है 1.34, वॉल्यूम आपने निकाल लिया है यहाँ से 1427.5, और यहाँ से आप वैल्यू वॉल्यूम अब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1427.5 डिवाइडेड बाय 1.34, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक मिनट में बताती हूँ, 1065.3 ml, जिसे आप लीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1000 का डिवाइड लगा के, तो 1.065 लीटर ये आ गई। अब हमें चाहिए क्या था यहाँ से, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। अब देखो अब काम इजी हो गया, अब आप लोग आराम से कर लोगे बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, कि बस अब तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ हमें दे दिया, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या करोगे, बस पाई का फॉर्मूला लगाया आपने, पाई इज इक्वल टू W/m/V/RT। उसने आपको W नहीं दी, वो R नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं है, खुद से लगा लो। इस W/m की जगह सीधे सीधे मैं मोल ही ले लूं यहाँ पे, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, 1.25 मोल, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.0821 यही ले ले। टेम्परेचर उसने आपको दिया 25 डिग्री, मतलब 298 आपने ले लिया, अपॉन में वॉल्यूम आपने निकाल ही लिया 1.065, तो ऊपर 1000 के मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, पाई यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बने रहना और इसे अच्छे से बढ़िया से सॉल्व करके दिखाना। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकलवा रहा है वापस से, 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। थोड़ा सा अलग है, ये मत पूछना पहले जैसे ही हमने दे दिया। 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर मतलब ये आ गया, कैपिटल डब्ल्यू आ गया हमारा 95 ग्राम, और केन शुगर उसने बोला तो यहाँ मैं सीधे ले सकती हूँ 342, ठीक है। मतलब आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला सुक्रोज का कि 342 मोलर मास आपका आना है। अब तक तो इतनी प्रैक्टिस में याद कर लो, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर उसने हमें दे दिया 15 डिग्री, जिसमें हम 273 ऐड करेंगे, तो 5 और 3 8, 7 और 1 8, और ये हो गया आपका 288 केल्विन। बस उठा के अब आप फॉर्मूले में लगाओगे, पाई इज इक्वल टू W/m/V/RT। तो W आपको पता है 5, अपॉन मोलर मास आपको पता है 342, आर की वैल्यू नहीं दी है, हम खुद लगा लेंगे 0.0821, टेम्परेचर हमने ले लिया 288, पर वॉल्यूम का क्या करें, ये तो दिया ही नहीं था। पर उसने हमें ये तो बोला था कि 5% का सोल्यूशन है, और जब परसेंटेज हमको बोलता है तो हम 100% टोटल मान लेते हैं सोल्यूशन, तो बस यही आपको करना है कि आप मान लोगे 100 ml का सोल्यूशन है, और ये आपने कर दिया यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई, और पाई यहाँ से हो जाएगा आपका कैलकुलेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा इन फॉर्मूलेस को चेंज करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर के थ्रू आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे कुछ और जो टर्म बची हैं उनकी बात करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे, एंटी फ्रीज सोल्यूशन, ऑटोमोबाइल, इन सब की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बने रहें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।